नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सोपवा बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स बैपफेम सेमेस्टर आई BHMCT 101 हिंदुस्तानी संगीत और इसके मूल सिद्धांतों का परिचय खंड 6 आधुनिक प्रबंधन इकाई 1 ध्रुपद और धमार 1.0 भूमिका। भारतीय संगीत में प्रबंधों या गीत विधाओं के विभिन्न प्रकार समय समय पर प्रचलित हुए। 14वीं शताब्दी के समय से भारतीय संगीत में ध्रुवपद धमार ख्याल जैस नए प्रबंधों का प्रचलन होने लगा। इन्हीं प्रबंध या गीत विधाओं की विस्तृत जानकारी आप इस यूनिट में प्राप्त करेंगे। अधिगम के परिणाम। इस अध्याय के पाठ के बाद विद्यार्थी ध्रुपद और धमार गीत विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्रुपद शैली के सभी गीत विधाओं को पहचान पाएंगे। ध्रुपद शैली का संक्षिप्त इतिहास का वर्णन कर पाएंगे। ध्रुपद गायकी के विभिन्न बानी या शैलियों का नाम बता पाएंगे। ध्रुपद गायकी के बारे संक्षिप्त रूप से बता पाएंगे। ध्रुपद शब्द ध्रुवपद का अपभ्रंश है। ध्रुवपद शब्द में दो शब्दों का मेल बंधन है, ध्रुव तथा पद, जिसमें ध्रुव का अर्थ है स्थायी और पद साहित्य से संबंधित है। अर्थात ध्रुवपद या ध्रुपद उसे कहा जाता है जिसमें स्थायी किसी साहित्यिक पद को स्वर और ताल से स्थायी रूप से बांध दिया गया हो। परंतु ये परिभाषा तो किसी भी गीत विधा पर लागू हो सकती है। ध्रुपद केवल स्वर और ताल से बंधा हुआ साहित्यिक पद ही नहीं, बल्कि इसकी एक विशेष गायकी ही इस विधा की पहचान है। गीत का यह प्रकार मध्य युग से आज तक बराबर प्रचलित है। इसमें स्वर, लय तथा साहित्य तीनों अंगों का सामंजस्यपूर्ण प्रयोग देखने को मिलता है। भरत काल से ध्रुवा नाम से एक गीत प्रचलन में रहा। नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गानक्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव अर्थात स्थायी रूप में परस्पर से बंधे हुए हों, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया है। कालिदास, वाण आदि के संस्कृत साहित्यों में भी इस गीत का उल्लेख मिलता है। कई विशेषज्ञों के मतानुसार इन्हीं ध्रुवा गीतों में आवश्यक परिवर्तनों से मध्यकालीन ध्रुवपद का विकास हुआ। कि 15वीं सदी के आसपास ग्वालियर, आगरा, मथुरा, उन्नाव जैसे प्रदेशों में इस शैली का विशेष प्रचलन रहा। मंदिर तथा राजदरबार दोनों जगह यही शैली विकसित होती रही। ग्वालियर के राजा मानसिंह ई 1486 से 1516 इसके विशिष्ट पृष्ठपोषक रहे। इन्हीं के विशेष आग्रह से उनकी सभा में यह शैली अपने संपूर्ण सौंदर्य साथ खिल उठी। बैजू, बख्शू, तानसेन आदि गायक इसी शैली के सर्वोच्च गायक रहे हैं। रचना एवं शैली। ध्रुवपद की मध्ययुगीन शैली पर प्रकाश डालने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ राजा मानसिंह तोमर की मानकुतूहल है। इस विधा में सूरदास, नंददास, परमानंददास जैसे अष्टछाप कवियों के ध्रुवपद गाए जाते थे। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार ध्रुवपदों में गुणी एवं वीर व्यक्तियों की प्रशंसा गाथा भी गाई जाती थी। तानसेन जैसे दरबारी गायक ने भी अनेक रचनाएं बनाई जिनमें उन्होंने अपने आश्रयदाता के गुणों का बखान किया है। ये 18वीं सदी के संगीतज्ञ भावभट्ट के अनुसार ध्रुवपदों की भाषा संस्कृत अथवा मध्यदेशीय हिंदी थी। आज के उपलब्ध ध्रुवपदों में ईश्वर भक्ति, वीरगाथाएं तथा श्रृंगारिक विषय के पद पाए जाते हैं। किसी भी प्रबंध अथवा आज की भाषा में जिसे हम बंदिश कहते हैं, दो अंग होते हैं, साहित्य और संगीत। मध्यकाल में इसी साहित्यिक अंग को धातु तथा सांगीतिक अंग को मातु शब्द से परिभाषित किया जाता था। मध्यकालीन ध्रुवपदों में धातु के 3 खंड होते थे, उद्ग्राह, ध्रुवा और आभोग। यही खंड कालक्रम में 4 खंड हो गए, उद्ग्राह, ध्रुवा, मेलापक और आभोग, जिन्हें कुछ समय पश्चात स्थायी, अंतरा, संचारी तथा आभोग कहा जाने लगा।
प्रचलित ध्रुव पदों में प्रायः स्थायी और अंतरा ये ही दो भाग होते हैं, पर कुछ एक ध्रुव पदों में चारों भाग स्थायी, अंतरा, संचारी तथा आभोग भी पाए जाते हैं। ध्रुवपद या आधुनिक ध्रुपद शैली में ध्रुपद, धमार और सादरा आदि गीत विधाएं गाई जाती हैं। मध्यकाल में ध्रुपद के संगत में वीणा तथा पखावज बजाने का प्रचलन था। कालक्रम में ध्रुपद शैली में एकल वीणा वादन की अलग परंपरा शुरू हो गई और आज वीणा के स्थान पर कई ध्रुपद गायक सारंगी तथा पखावज के संगत के साथ गाते हैं और कई गायक केवल पखावज के संगत से ही गाना पसंद करते हैं। ध्रुपद अक्सर चौताल में गाए जाते हैं। इसके अलावा तीवरा, आड़ा, चैताल, मठ, झंपा, शूल, रुद्र, ब्रह्मा, लक्ष्मी इत्यादि तालों में भी ध्रुपद गाए जाते हैं, परंतु वर्तमान में ये कम सुनने को मिलता है। धमार धमार ताल में और सादराला में गाए जाते हैं। धमार यह ध्रुपद शैली से गाया जाने वाला गीत का एक प्रकार है। यह 14 मात्रा के धमार ताल में पाया जाता है। राधा और कृष्ण इस गीत के नायक होते हैं और इसके साहित्य में होली के अवसर पर खेले जाने वाले रंग, अबीर, गुलाल, फाग आदि तरह तरह की पिचकारियां तथा रंग से भीगे वस्त्रों का तथा नायक नायिका के होली खेलने का सरस वर्णन होता है। प्राचीन काल में चरचरी नामक प्रबंध था जिसमें इसी प्रकार के साहित्य मिलते हैं। वे चरचरी नाम के ताल में ही निबद्ध होते थे और होली जैसे प्रसंगों पर गाए जाते थे। चरचरी को आज चाचर या दीपचंदी कहा जाता है, परंतु चाचर या दीपचंदी में गाए जाने वाली होली गीत विधाओं को ठुमरी शैली में गाई जाती है और धमार ताल में निबद्ध रचनाएं ध्रुपद शैली में गाए जाते हैं। धमार गीत के स्थायी और अंतरा दो ही भाग होते हैं और इसकी गायन शैली ध्रुपद के समान होती है। ध्रुपद के साहित्य में सभी रस भावों की वर्णन होता है, परंतु धमार में केवल श्रृंगार रस का ही वर्णन होता है। ध्रुपद शैली आलाप प्रधान है, जिसमें शब्द तथा स्वर के माध्यम से उदात्त एवं गंभीर वातावरण की सृष्टि की जाती है। धमार की गायकी इससे हटकर लय प्रधान है, जिससे ऊर्जा से परिपूर्ण चपल वातावरण पैदा करता है। लयकारी का यह कार्य उपज अंग कहलाता है। इसके अंतर्गत ताल पर्णों के आधार पर गीत के शब्दों को लेकर लयबांट का अंग दिखाया जाता है, जबकि ध्रुपद की विशेषता बढ़त अंग में है। इसके अंतर्गत स्वरों का विस्तार विविध आलापों के माध्यम से किया जाता है। दोनों विधाओं की संगति में ताल के लिए पखावज के खुले बांस का उपयोग किया जाता है। अक्सर ध्रुपद गायन के बाद ध्रुपदीय धमार प्रस्तुत करते हैं। हालांकि ध्रुपद गाने वाले ही धमार गायन करते हैं, परंतु ख्याल के आगरा घराने वाले भी ध्रुपद और धमार का गायन किया करते हैं। सादरा ध्रुपद शैली में गाए जाने वाली एक और गीत विधा है सादरा। इस विधा में गीत सूल ताल में निबद्ध होती है और बिल्कुल ध्रुपद की ही शैली से इस गीत विधा को गाया जाता है। ध्रुवपद की बानियां, ध्रुव पदों को चलती बोली में धुरपद और इसके गायकों को धुरपदिया भी कहा जाता है। मध्य युग में इनके लिए कलावंत संज्ञा थी। वे कलावंत जो साहित्य और संगीत दोनों अंगों में निपुण होते थे, उन्हें वाग्गेयकार कहा जाता था। ध्रुवपदों की विभिन्न शैलियों को बानी कहा जाता था। ऐसी बानियां चार थीं: गौड़हार या गोबरहार, डागुर, खंडहार या खंडार और नौहार। तत्कालीन प्रसिद्ध गायकों ने इन बानियों का प्रवर्तन किया था। कुछ विद्वानों के मत अनुसार ग्वालियरवासी तानसेन गौड़हार बानी के गायक थे। डांग अथवा डागर प्रदेश के निवासी ब्रजचंद की बानी डागर थी। खंडार प्रदेश के निवासी श्रीचंद की बानी नौहारी थी। तानसेन के एक ध्रुवपद में इन चारों बानियों एवं उनके तुलनात्मक स्थान का स्पष्ट संकेत है। राजा गुबरहार फौजदार, खंडार दीवान, डागुर बख्शी नौहार। इसका आशय यह कि गौड़हार बानी राजा के समान है, खंडार बानी सेनापति के समान है, डागुर बानी मंत्री के और नौहार बानी कोषाधिकारी के समान है। इसका आशय यह कि गौड़हार बानी राजा के समान है, खंडार बानी सेनापति के समान है,
डागुर बानी मंत्री के और नौहार बानी कोषाधिकारी के समान है। इन बानियों के संबंध में विशेषज्ञों में काफी मतभेद है। कुछ लोगों का कथन है कि ये बानियां शुद्धा, भिन्ना, बेसरा, साधारणी जैसी प्राचीन गीत शैलियों पर आधारित रहीं। अन्य विशेषज्ञों के मतानुसार बानी शब्द भाषा से जुड़ा हुआ है और चार बानियों का अर्थ है चार भाषाओं में निबद्ध ध्रुवपद। जहां तक पहले मत का प्रश्न है, प्राचीन गीतियों से बानियों का संबंध साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं है। ध्रुपद की चार बानियों का विभिन्न भाषाओं से जुड़े होने का कोई खास प्रमाण भी हमें नहीं मिलता, बल्कि तानसेन के उपर्युक्त ध्रुवपद से लगता है कि इन चारों बनियों की गायन शैलियां ही अलग अलग थीं। वर्तमान में बिहार का बेतिया घराना ध्रुवपद का गौड़हार बानी का अनुसरण करता है और डागर बानी डागर घराने के नाम से आज भी प्रचलित है। और इस बानी की विशेषता है आलापचारी का ढंग, जिस बात से ये सिद्ध होता है कि बाकी तीन बनियों में भी इसी प्रकार की कोई विशेषता रही होगी। वर्तमान में उपलब्ध ध्रुवपद के बंदिशों में स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू नायक, चिंतामणी मिश्र जैसे रचनाकारों की रचनाएं अधिक पाई जाती है, जो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, और इन्हीं का गायन सभी बानियों के गायकों के द्वारा समान रूप से किया जाता रहा। आज की परिभाषा में बानी को घराने या अंग्रेजी में स्कूल्स कहा जा सकता है। ध्रुवपद गायकों में निम्नलिखित दोहा बहुत प्रचलित है, जो इन बनियों के गायन शैली पर ही प्रकाश डालता है। जोर जोर से खंडार गावे मधुर बोल को नौहार लेवे। सास बड़ी है, गोबरहार की आलापचारी है। डागुर की ध्रुपद की गायकी। ध्रुपद मूलतः एक साहित्य प्रधान गीत शैली है। इसमें गीत के शब्दों के स्पष्ट उच्चारण का विशेष महत्व है। साहित्य इस शैली का मुख्य तत्व है और जिसे मूर्त करने का माध्यम है। स्वर, शब्द, स्वर और ताल, इन तीनों अंगों का समुचित ज्ञान सफल ध्रुपद गायन का आवश्यक अंग है। ध्रुपद में स्वरों तथा बोलों का खुला एवं स्पष्ट उच्चारण इस विधा की विशेषता है। कंठ को दबाना, नजाकत से स्वर लगाना आदि के बदले ओजपूर्ण खुली गायकी ही इस विधा में अपेक्षित है। ध्रुपद साहित्य प्रधान होने के कारण इसकी शैली का आलाप तथा लयकारी का विशेष महत्व है। इस विधा में राग की बढ़त आलाप और जोड़ालाप के माध्यम से की जाती है। ख्याल की भांति आकार वाली तानों के बदले इसमें बोलतान, गमक की तान, मेंढ, आंदोलन, हलकलहक इत्यादि अलंकारों का अधिक प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन का सिलसिला इस प्रकार से शुरू होता है। 1. गीत आरंभ करने से पहले आलाप तथा लय बढ़ाकर जोड़ आलाप करना। इस आलाप के लिए नोम, तोम, रेना, तन्ना जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह आलाप ताल के बिना ही की जाती है, परंतु लय और छंद की मौजूदगी रहती है। इस हिस्से में गायक से राग के भाव को कुशलता पूर्वक श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। इस भाग की शुरुआत अति विलंबित लय से होती है और धीरे धीरे लय बढ़ती चली जाती है। शेष भाग में नोम, तोम आदि बोलों के द्वारा ही लय बढ़ाकर द्रुत लय में लयकारी और गमक की तानों के साथ समापन होता है। आलाप के इस भाग को जोड़ आलाप कहा जाता है। 2. अगले भाग में सर्वप्रथम ध्रुपद के स्थायी, अंतरा इत्यादि विभागों को भली भांति गाया जाता है और उसके बाद पदों के माध्यम से आलाप प्रस्तुत किए जाते हैं। ये आलाप क्रमशः बढ़त तथा उपज दोनों अंगों से किए जाते हैं। बढ़त में शब्दों की सहायता से राग के स्वरों की विभिन्न रचनाएं दर्शाई जाती हैं और उपज में दुगुन, चैगुन, आड़ और कुआड़ जैसी लयकारियों के माध्यम से विभिन्न लय की आकृतियां रची जाती हैं। इन क्रियाओं को कुशलता पूर्वक गाने के लिए अच्छे तालीम की जरूरत होती है। इस हेतु मेरुखंड प्रणाली से पलटे तैयार करवाए जाते हैं, जिससे जोड़, आलाप और लय बांट का काम आसानी से किया जा सके। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ध्रुपद एक ऐसी शैली है जिसमें श्रृंगार, करुण, वीर, वात्सल्य आदि सभी रसों की अभिव्यक्ति की जाती रही है। राजा मानसिंह के समकालीन स्वामी हरिदास एवं अन्य भक्त संगीतकारों की रचनाओं में इन रसों का चित्रण स्पष्ट देखने को मिलता है।
ये सभी गायक साहित्य एवं संगीत के अच्छे ज्ञाता होने के कारण वाग्मीकार कहलाते थे। शब्द एवं स्वर के बीच का भावपूर्ण संबंध को सुरक्षित रखने में ये समर्थ थे। पदों के अनुकूल राग का प्रयोग तथा राग रागिनी के अनुकूल पदों का सृजन ऐसे ही वाग्यकारों के द्वारा संभव था। भक्त संगीतज्ञों एवं दरबारी संगीतज्ञों के बीच एक महत्वपूर्ण भेद ध्यान में रखने योग्य है। प्रथम वर्ग के गायकों का लक्ष्य ईश्वर को प्रसन्न करना था। अपने भावपूर्ण आलापों से वे परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे और उनकी इस भावुकता से रसिक जनता भी प्रभावित होती थी। दूसरे वर्ग के गायकों का लक्ष्य राजाओं का मनोरंजन था और इस हेतु वे कलाकारी का आश्रय लेने में नहीं चूकते थे। विभिन्न राग रागिनियों में कुशलता दिखाना ही उद्देश्य होने के कारण सभी रसों का साहित्य, सभी रागों में लता दिखाना हा उद्देश्य ना ही उद्देश्य होने के कारण सभी रखों का सा बांधा जाने लगा। वाग्मीकारों में सम्राट अकबर के नवरत्नों में एक सभा गायक तानसेन एक ऐसे वाग्मीकार हुए जिनकी ध्रुपद शैली के कला पक्ष की वृद्धि में अमूल्य योगदान रहा। भक्त गायकों की अपेक्षा उनकी शैली अधिक कलापूर्ण एवं अलंकृत थी। ध्रुपद में लयकारी का प्रारंभ उन्हीं के समय से हुआ। उनके द्वारा रचित एक पद की अंतिम पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि ताल के अतीत अनागत आदि ग्रहों का प्रयोग गायन में होता था। समय अतीत अनागत भेद गुणियन समझावे। ध्रुपद गायन में गमक तानों का प्रयोग भी तानसेन के समय में रूढ़ था। इस संबंध में उनके द्वारा रचित ध्रुवपद की निम्न पंक्ति देखिए। रस उपजत अति रसाल गमक तान की। तानसेन के समय में तान तथा लयकारी दोनों तत्कालीन गुणीजनों में लोकप्रिय थी। ये बात वर्तमान ध्रुपद गायन शैली में भी पाया जाता है। तत्कालीन शासक हिंदी और संस्कृत के अच्छे जानकार न होने के कारण उनका और उनके अनुयायियों का ध्यान पदों के साहित्य के बदले स्वर और लय पर स्वाभाविक रूप से अधिक जाता था। कलाकारों की अशिक्षा के कारण भी ध्रुवपद के शब्दों की ओर से उनका ध्यान हट गया और सारा ध्यान स्वर एवं लय को अलंकृत करने पर केंद्रित होने लगा। अतः ध्रुपद गायन में जटिल आलापचारी और विकट लयकारी के प्रदर्शन अनिवार्य अंग हो गए। इसी कारण से वीर तथा रौद्र रसों की उद्भावना ध्रुपद शैली में सफल रूप से हो पाती है। ध्रुपद की परंपरा जैसा ऊपर बताया जा चुका है। आधुनिक ध्रुपद गायकी परंपरा का सूत्रपात ग्वालियर के राजा मानसिंह के समय से हुआ। उनके दरबार में बख्शू, मंच और भानु जैसे ध्रुपदीय थे, जिन्होंने इस शैली को संवार कर शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। स्वामी हरिदास, बैजू, गोपाल नायक, तानसेन, पंडितराज जगन्नाथ तथा तानसेन के पुत्र विलास खां इस शैली के प्रसिद्ध वाग्यकार रहे। तानसेन के बाद उनका वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा रबाब वादकों की रही और दूसरी शाखा बीनकारों की रही। कहा जाता है कि रबाब वादन एवं ध्रुपद गायन उनके पुत्र वंश में चलता रहा और बीन वादन की परंपरा उनकी पुत्री वंश में चलता रहा। ध्रुपद गायन की तानसेन की परंपरा 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रचलित रही। उसके बाद दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के समय से ख्याल की गायकी लोकप्रिय होने लगी। मोहम्मद शाह के दरबारी संगीतज्ञ थे प्रसिद्ध सदारंग नियामत खां। कहा जाता है कि वे पुत्री की ओर से तानसेन के वंशज थे और ध्रुपद गायन एवं वीणावादन दोनों में निपुण थे। मोहम्मद शाह को ख्याल शैली विशेष प्रिय थी, इसीलिए सम्राट की इच्छा के अनुकूल इन्होंने अनेक ख्यालों की बंदिशों की रचना की और अपने शागिदों में उन्हीं का प्रचार किया, जबकि वे खुद जीवन भर ध्रुपद ही गाते रहे। इसके कारण ध्रुपद का प्रचार प्रसार धीरे धीरे कम होने लगा। ख्याल शैली की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सदारंग के वंशजों ने ध्रुपद गायन के स्थान पर तंत्रकारी को अपनाया। दिल्ली में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सभी कलाकार दूसरे रियासतों के आश्रय में चले गए। कहते हैं कि तानसेन के पुत्री वंश के प्रतिनिधि रामपुर के रियासत में चले गए और वाद्यों के सेनिया घराने के प्रतिष्ठापक बने। उस्ताद वजीर और इनके नाती उस्ताद दबीर खां इस वंश के अंतिम प्रतिनिधि कहे जाते थे। तानसेन के पुत्रवंश के अंतिम प्रतिनिधि उस्ताद मोहम्मद अली खां थे। ये अपने समय के श्रेष्ठ ध्रुपद गायक एवं रबाब वादक थे। तानसेन के वंश के अतिरिक्त अन्य वंशों में भी परंपरागत ध्रुपद गायन प्रचलित रहा। इस दिशा में निम्न कलाकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं: हैदर बख्श, बहराम खां, जयपुर, अल्लाबंदे खां तथा जाकिरुद्दीन खां, इंदौर, चंदन चौबे, मथुरा इत्यादि। पेशवा तथा सिंधिया दरबार के चिंतामणि मिश्र का नाम ध्रुपद के प्रौढ़ रचनाकारों में लिया जाता है। उनकी परंपरा में नारायण शास्त्री,
वामनबुआ देशपांडे, ग्वालियर आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। वर्तमान में डागर घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना और तलवंडी घराना के कलाकारों ने ध्रुपद गायकी की परंपरा को जीवित रखा है। तलवंडी घराना अब पूरी तरह से पाकिस्तान में ही चला गया है। याद रखने योग्य बातें। 1. ध्रुपद केवल स्वर और ताल से बंधा हुआ साहित्यिक पद ही नहीं बल्कि इसकी एक विशेष गायकी ही इस विधा का पहचान है। 2. ध्रुपद में स्वर, लय तथा साहित्य तीनों अंगों का सामंजस्यपूर्ण उपयोग देखने को मिलता है। 3. कई विशेषज्ञों के मतानुसार भरतकालीन ध्रुवा गीतों में समय अनुसार आवश्यक परिवर्तनों से मध्यकालीन ध्रुवपद का विकास हुआ। 4. ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ई 1486 से 1516 ध्रुपद शैली के विशिष्ट पृष्ठपोषक रहे। 5. ध्रुवपद की मध्ययुगीन शैली पर प्रकाश डालने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ राजा मानसिंह तोमर की मानकुतूहल है। 6. ध्रुवपदों में ईश्वर भक्ति, वीरगाथाएं तथा श्रृंगारिक विषय के पद पाए जाते हैं। 7. आधुनिक ध्रुपद शैली में ध्रुपद, धमार और सादरा आदि गीत विधाएं गाई जाती हैं तथा गायन में सारंगी तथा पखावज के संगत रहता है। 8. ध्रुवपदों की विभिन्न शैलियों को बानी कहा जाता था। ऐसी बानियां 4 थीं: गौड़हार या गोबरहार, डागुर, खंडहार या खंडार और नौहार। वर्तमान में ध्रुपद में भी बानियों का स्थान घरानों ने ले लिया। मध्यकालीन बानियों में से केवल डागर बानी ही आज भी जीवित है। डागर घराने के नाम से 9। ध्रुपद मूलतः एक साहित्य प्रधान गीत शैली है जिसमें श्रृंगार, करुण, वीर, वात्सल्य आदि सभी रसों की अभिव्यक्ति की जाती रही है। साहित्य प्रधान होने के कारण इसकी शैली में आलाप तथा लयकारी का विशेष महत्व है। ध्रुपद साधारणतः चौताल में निबद्ध होते हैं। 10. धमार ध्रुपद शैली की एक अन्य गीत विधा है जिसमें अधिकतर होली के त्योहार का वर्णन होता है तथा कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग का वर्णन होता है। ध्रुपद की विधा आलाप प्रधान है जिसमें शब्द तथा स्वर के माध्यम से उदात्त एवं गंभीर वातावरण की सृष्टि की जाती है, जबकि धमार की गायकी इससे हटकर लय प्रधान है जिससे ऊर्जा से परिपूर्ण चपल वातावरण की सृष्टि होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।